इंटेलेक्ट टाइम्स में आपका पुनः स्वागत है। मुख्य परीक्षा कार्यक्रम के तहत हम लोग कला एवं संस्कृति का अध्ययन कर रहे हैं। पहले वीडियो में हम लोगों ने कला, संस्कृति, विरासत क्या होता है इसके बारे में चर्चा की थी। अब हम लोग एक एक करके टॉपिक वाइज सबका अध्ययन करने जा रहे हैं। तो आज हम लोग भारतीय चित्रकला के बारे में अध्ययन करेंगे। भारतीय चित्रकला, इससे देखेंगे तो यूपीएससी में 2 बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं और स्टेट लेवल्स के एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। भीमबेटका की चित्रकला के बारे में पूछा गया। उसके अलावा जो अजंता की गुफाएं हैं उनकी चित्रकला के बारे में पूछा गया है। तो हम लोग एक एक करके सभी के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे और इससे संबंधित जो भी प्रश्न बनते हैं उसका हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले चित्रकला है क्या, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। दूसरी चीज, सबसे पहले हम लोग चित्रकला के बारे में कि कहते किसे हैं, उसके पश्चात भारतीय चित्रकला की क्या विशेषताएं हैं, भारतीय चित्रकला की विशेषताएं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तीसरा, भारतीय चित्रकला का जो वर्गीकरण है, चित्रकला का वर्गीकरण, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और उसके बाद हम लोग जो चौथा टॉपिक होगा उसमें हम लोग विभिन्न चरण में जो डेवलपमेंट हुआ चित्रकला में, जैसे आपको पाषाण काल में भीमबेटका की गुफा की चित्रकला है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग जो ऐतिहासिक काल में चित्रकला के अंतर्गत जो विकास हुए उसके बारे में चर्चा करेंगे। इस तरह करके हम लोग पूरी टॉपिक को, पूरे चित्रकला से संबंधित जो भी चीजें हैं प्राचीन काल से यानी कि पाषाण काल से लेकर के आधुनिक काल तक सबका विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। इस पर क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं उसकी चर्चा करेंगे, तथा कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं इसकी चर्चा करने के पश्चात तब हम लोग इस टॉपिक को समाप्त करेंगे। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि चित्रकला किसे कहा जाता है। तो देखिए, मनुष्य के मन में कई प्रकार के विचार आते हैं, कई प्रकार की भावनाओं का विकास होता है मनुष्य के मन में, और उन विचारों और मनोभावनाओं को अभिव्यक्त करने का सबसे सशक्त माध्यम है। ठीक है, तो चित्रकला क्या है, विचारों तथा मनोभाव, यानी कि मनुष्य के अंदर, चूंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, उसके अंतर्गत उसके मनुष्य के मस्तिष्क में कई प्रकार के भावनाओं का विकास होते रहता है, कि उत्पत्ति होती है। और इन भावनाओं को, उन जो भी भावना उत्पन्न हो रही है, जो भी विचार उत्पन्न हो रहे हैं, उन विचारों को अभिव्यक्त करने का सबसे सशक्त माध्यम क्या है, चित्रकला है। और संभवतः यह माना जाता है कि नृत्य के पश्चात चित्रकला सर्वाधिक प्राचीन कला का रूप है। क्योंकि सबसे पहले क्या हुआ, नृत्य। क्योंकि हम लोग देखेंगे कि जब हम लोग
प्रागैतिहासिक काल की चित्रकला के बारे में जब हम लोग अध्ययन करेंगे तो देखेंगे कि उस काल के चित्रकारों ने गुफाओं में नृत्य का चित्रण किया है। तो इससे क्या स्पष्ट होता है कि पहले नृत्य ही आया। तो नृत्य क्या है? एक कला है। और कला क्या होता है? कला सत्य का प्रदर्शन होता है, अर्थात मनुष्य के अंदर जो सत्यता है, जो विचार उत्पन्न हो रहे हैं, जो मनोभाव है, उसको विभिन्न रूपों में प्रदर्शित करता है। जैसे आपको नृत्य, नृत्य क्या है? नृत्य कला का वह रूप है जिसमें मनुष्य अपने भावों को, रसों को विभिन्न मुद्राओं के माध्यम से, मुद्रा मतलब अपने हाथ और पैर, इनकी कलाकारी द्वारा प्रदर्शित करता है, उसी को नृत्य कहा जाता है। तो चित्रकला भी क्या है? एक ऐसी कला है जिसमें मनुष्य अपने विचारों तथा मनोभावों को अभिव्यक्त करता है, और यह अभिव्यक्ति का सर्वाधिक सशक्त माध्यमों में से एक है। और संभवतः यह माना जाता है कि नृत्य के पश्चात चित्रकला सबसे प्राचीनतम कला है। ठीक है? और याद रखिएगा कि इन विचारों और मनोभावों को मनुष्य क्या करता है? चित्रकला में चित्र एवं रेखा चित्र के माध्यम से, चित्र एवं रेखा चित्र के माध्यम से प्रदर्शित करता है। तो प्रदर्शन क्या है? सत्य का प्रदर्शन ही कला कहलाता है। यह आपको मैंने पहले वीडियो में बता चुका हूं। तो ये हमारा क्या है? चित्रकला की परिभाषा हो गई। अब आते हैं, हमें चूंकि भारतीय कला एवं संस्कृति पढ़नी है, तो हम सबसे पहले भारतीय चित्रकला की विशेषताएं क्या क्या हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है? तो अब हम लोग दूसरी टॉपिक पे आते हैं, भारतीय चित्रकला की विशेषता। हम लोगों ने अभी चित्रकला की परिभाषा देखी, अब हम इसकी विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है? तो भारतीय चित्रकला की विशेषता, तो देखिए, भारतीय चित्रकला की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है? तो धार्मिक प्रभाव। ये पहली विशेषता है। ठीक है? क्योंकि देखिए, अनादिकाल से धर्म जो है वो प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत रहा है, और चूंकि प्रेरणा का स्रोत रहा है, मानव जीवन की प्रेरणा का सबसे प्रमुख स्रोत रहा है। यही कारण है कि जो मानव ने जो अपने भावनाओं को जब एक निश्चित रूप देना शुरू किया, कला के रूप में प्रदर्शित करना शुरू किया, तो उस प्रदर्शन में चित्रकला का भी सहारा लिया। ठीक है? तो धर्म सबसे बड़ा, ठीक है, यानी कि धर्म जो है ये सबसे बड़ा, धर्म सबसे महत्वपूर्ण प्रेरणा स्रोत है। ठीक है? धर्म सबसे बड़ा एवं महत्वपूर्ण प्रेरणा स्रोत भारतीयों के जीवन का सबसे बड़ा प्रेरणा स्रोत रहा है। तो चूंकि प्रेरणा स्रोत रहा है, इसलिए क्या है, इसका प्रभाव किस पर पड़ा? चित्रकला पर भी प्रभाव पड़ा। जैसे फॉर एग्जांपल देख लीजिए, अजंता की गुफाओं में, अजंता की गुफाओं के जो चित्र हैं वो बौद्ध धर्म से प्रभावित हैं। ठीक है? उसी प्रकार अगर हम
राजपूत और कांगड़ा शैली का जब हम चित्रकला देखेंगे तो वहां भी हम क्या देखते हैं, राधा कृष्ण, राधा कृष्ण के इर्द गिर्द ही चित्रों का माने चित्र बनाए गए। ठीक है। मुगल काल में भी आते हैं तो हम क्या देखते हैं, मुगल काल में भी संत फकीरों के चित्र बनाए गए हैं। ठीक है। देखिए, आधुनिक काल की जब बात करते हैं, सबसे बड़ा प्रेरणा स्रोत तो धर्म ही है, लेकिन आधुनिक काल में थोड़ा परिवर्तन दिखाई पड़ता है हमें। ठीक है। और आधुनिक काल में चित्रकला का रूप जो है वो धर्मनिरपेक्ष हो जाता है। धर्म निरपेक्ष। यहां धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या है, यहां धर्मनिरपेक्ष का मतलब है मानवीय जीवन को, मानवीय जीवन का चित्रण सबसे ज्यादा किया गया ऐतिहासिक काल में। लेकिन फिर भी आज भी क्या है, चित्रकला में धर्म को विशेष महत्व दिया जाता है, प्रेरणा स्रोत धर्म को ही लिया जाता है। आज देखिए, सबसे ज्यादा गणेश भगवान की मूर्ति बनाई जाती है, चित्रकारी बनाई जाती है, कई रूपों में विभिन्न प्रकार से बनाई जाती है। ठीक है। तो याद रखिएगा कि भारतीय चित्रकला की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है, उस पर धर्म का प्रभाव पड़ा है प्राचीन काल से लेकर के, क्योंकि सबसे बड़ा प्रेरणा स्रोत धर्म ही रहा है। ठीक है। अब देखिए दूसरी विशेषता क्या है, कल्पनाशीलता। कल्पनाशीलता यह भारतीय चित्रकला की दूसरी प्रमुख विशेषता है। भारतीय चित्रकारों ने, और जनरली चित्रकार क्या करते हैं, यथार्थ की जगह कल्पना को अधिक महत्व देते हैं। और इसका यही चीज हमारे यहां के चित्रकारों में भी देखना पड़ा। हम भी अपने चित्रकारों को देखते हैं, उनके चित्रों को देखते हैं, तो उसमें कल्पना को वास्तविकता से ज्यादा महत्व दिया गया है। ठीक है। तो कल्पनाशीलता अर्थात क्या है, यथार्थ की जगह कल्पनाशीलता को अत्यधिक महत्व दिया गया है। ठीक है। अब कैसे कल्पनाशील किया है, एग्जाम्पल कैसे, तो यहां ईश्वर को भी मानवीय रूप से चित्रित किया गया है, मानव के रूप में चित्रित किया गया है। अब क्यों किया गया, मानव के रूप में इसलिए चित्रकारों ने चित्रित किया ताकि भक्त और ईश्वर के बीच दूरियां क्या हो, कम हो, और भक्त ईश्वर से आत्मीय संबंध स्थापित कर सके। याद रखिएगा ये। तो कल्पनाशीलता भारतीय चित्रकला की दूसरी प्रमुख विशेषता है। यथार्थ की जगह कल्पना को सर्वाधिक महत्व दिया गया है। और यह सिर्फ भारत में ही नहीं हुआ, विश्व के सभी देशों में ऐसा हुआ। सभी देशों के चित्रकारों ने जब भी कोई चित्र बनाते हैं तो उसमें कल्पना को यथार्थ से अधिक इंपॉर्टेंस देते हैं। भारत में भी यही हुआ। ईश्वर को हम लोगों ने कैसे चित्रित किया, मानव के रूप में। ऐसा क्यों किया, ताकि भक्त और ईश्वर के बीच की दूरियां कम हो और आत्मीय संबंध बनाने में क्या हो, महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके। तो यह भी याद रखना है आपको। अब ठीक है, जैसे देखिए ईश्वर की चित्रकारी किया जाता है, उसमें ईश्वर को सृष्टि के कर्ता के रूप में, निर्माता के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। सृष्टि के जो उद्धारक के रूप में ईश्वर को प्रदर्शित किया जाता है, चित्रित किया जाता है, क्योंकि ईश्वर के जो अवतार हैं उनका चित्रण भी उसी तरह किया गया है। ईश्वर राम, भगवान राम को एक मानव के रूप में चित्रित किया गया, और जिस तरह मानव कष्ट सहता है उस तरह भगवान को भी कष्ट सहते हुए चित्रकार ने प्रदर्शित किया।
तो सृष्टि के निर्माता, सृष्टि के उद्धारक, ठीक है, और दुष्टों का संहारक के रूप में ईश्वर को चित्रित किया गया है। और इसमें चित्रित करने के समय चित्रकारों ने अपने कल्पना शक्ति को सर्वाधिक महत्व दिया है। ठीक है, तो ये चीजें याद रखनी है आपको। तीसरी विशेषता, पर्यावरण। पर्यावरण की महत्ता चित्र में भी क्या है? देखिए, भारतीय संस्कृति में पर्यावरण को बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। हम क्या करते हैं? जल की पूजा करते हैं, वृक्ष की पूजा करते हैं, ठीक है, जानवरों की पूजा करते हैं। तो ये क्या है? पर्यावरण के प्रति भारतीयों की अगाध श्रद्धा को प्रतिबिंबित करता है। तो भारतीय चित्रकारों ने भी क्या किया? चित्र में पर्यावरण को विशेष रूप से महत्व दिया। और जैसे एग्जाम्पल देखिए, जब हम सौंदर्य का चित्रण करते हैं तो सौंदर्य का चित्रण करते समय चित्रकारों ने पर्यावरण का सर्वाधिक, ठीक है, उपयोग किया है। अपनी प्रेरणा शक्ति कहां से ली? पर्यावरण से ली। चित्रों को, मानवीय चित्रों को, और खास करके जब सौंदर्य का वर्णन किया है चित्रकारों ने, तो उसमें पर्यावरण को सबसे महत्वपूर्ण स्थान दिया है। जैसे देख लीजिए, मृगनयनी अर्थात मृग जैसी आंखें वाली, उसी तरह कमलनाल जैसे हाथ, तोते जैसी नाक, ये सब क्या है? ये पर्यावरण के अंश हैं जो चित्रकारों ने सौंदर्य का वर्णन करने के लिए किया है। ठीक है, तो पर्यावरण को बहुत अधिक महत्व दिया है भारतीय चित्रकारों ने। और सिर्फ चित्रकला में ही नहीं, भारतीय जीवन में, भारतीय लोगों के जीवन में पर्यावरण का विशेष महत्व रहा है। पर्यावरण संरक्षण हो, पर्यावरण के प्रति विशेष अगाध लगाव हो, इन सभी चीजों में भारतीयों की असीम श्रद्धा रही है। तो और उसका प्रभाव चित्रकला पर भी पड़ा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट विशेषता कौन सी है? तो रेखा चित्र। ठीक है, रेखा या रेखाओं की प्रधानता। जब हम भारतीय चित्रकला देखते हैं तो उसमें एक प्रमुख विशेषता क्या देखते हैं कि भारतीय चित्रकारों ने, ठीक है, रेखा चित्र को अत्यधिक महत्व दिया है। इसीलिए चित्रकारों का एक वर्ग भारतीय चित्रकला को रेखा प्रधान चित्रकला के रूप में क्या कर देता है? नामकरण करता है। कहता है कि भारतीय चित्रकला जो है वो मुख्य रूप से रेखा चित्र ही है। ठीक है, तो रेखा चित्र की प्रधानता, रेखा की प्रधानता भारतीय चित्रकला की एक प्रमुख विशेषता है। उसके बाद भारतीय चित्रकला में मुद्राओं को विशेष स्थान दिया गया है। मानवीय शरीर की मुद्राओं को विशेष रूप से चित्रित किया गया है। ठीक है, और मुद्राओं के जरिए, मुद्राओं के द्वारा, मुद्रा मतलब हमारे शरीर के विभिन्न अंगों की क्या क्या पोस्चर्स है, किस प्रकार हमारे विभिन्न अंग जो हैं कौन कौन से कार्य कर रहे हैं, किस तरह के मुद्रा बनाई गई हैं,
ठीक है, तो उस पर चित्रकारों ने विशेष रूप से ध्यान दिया है। ठीक है, और मुद्राओं के जरिए क्या है, मुद्राओं के जरिए चित्रों में व्यंजना आ जाती है, यानी कि हम देख करके, मुद्रा को देख करके, चित्र की मुद्रा को देख करके समझ जाते हैं कि इस चित्र में चित्रकार क्या कहना चाहता है। अर्थात चित्रों में व्यंजना आ जाती है और व्यंजना के द्वारा क्या हो जाता है, भावों की अभिव्यक्ति हो जाती है। ठीक है, तो जैसे जैसे मुद्राएं बनी वैसे मुद्राओं के द्वारा, तो चित्रकारों ने मुद्राओं का इस्तेमाल किया, मानवीय मुद्राओं का। मुद्रा मतलब उनके शरीर के हाव भाव, किस पोस्चर्स में बैठे हुए हैं, हाथ का क्रम क्या है, पैर का क्रम क्या है, भाव क्या, मुद्रा चेहरे को देखने से, चित्र को देखने से कौन सा भाव पैदा हो रहा है। तो ये कैसे मालूम चलता है, मुद्राओं को, मानव शरीर के मुद्राओं को देख कर ही इसके बारे में स्पष्ट जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, तो मुद्राओं को विशेष रूप से महत्व दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट, भारतीय चित्रकारिता में आदर्शवाद को बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। ठीक है, आदर्शवाद, आदर्शवाद कहने का मतलब क्या है कि यहां यथार्थ की जगह, यथार्थवादी चित्र नहीं है हमारे यहां। बहुत चित्र जो है, चित्रकार जो चित्र बनाए हैं उसमें यथार्थ की जगह आदर्शवाद को महत्वपूर्ण स्थान दिया है। अब जैसे राजा का चित्र भी बनाया तो आदर्श राजा, प्रेमिका का चित्र तो आदर्श प्रेमिका, आदर्श प्रेमी, मतलब इससे ऊंचा कुछ नहीं हो सकता। तो आदर्शवाद को बहुत अधिक महत्व दिया गया है। ठीक है, आदर्श प्रेमी, आदर्श प्रेमिका, आदर्श राजा, आदर्श मंत्री, ठीक है, आदर्श ग्राम, इन सबों को चित्रित किया गया है। अर्थात चित्रकारों ने अपनी कल्पना शक्ति को यथार्थ की जगह क्या किया है, अपनी कल्पना शक्ति को अधिक प्रभावी बनाया और अपने चित्रों के माध्यम से आदर्शवाद की स्थापना करने का प्रयास किया। ठीक है, मैंने कहा ना कि राजा का चित्र अंकित बनाया तो कैसा, आदर्श राजा, यानी कि इससे अच्छा राजा हो ही नहीं सकता। आदर्श प्रेमिका, आदर्श प्रेमी, तो ये भारतीय चित्रकला की एक प्रमुख विशेषता के रूप में क्या हुई, देखी जाती है। ठीक है, उसके बाद प्रतीकात्मकता जो है, ठीक है, ठीक है, कात्मकता, यह भी एक प्रमुख विशेषता है भारतीय चित्रकला की। जैसे एक लाठी और एक चश्मा बना दीजिए तो आप समझ जाएंगे किसका फोटो बना हुआ है, किसका चित्र है, तो गांधी जी का। बांसुरी बना दीजिए तो समझ जाएंगे लोग कि कृष्ण भगवान का। बांसुरी और एक मोर बना दीजिए, मोर का पंख, तो लोग समझ जाते हैं कृष्ण भगवान की ये चित्रकला है। तो ये चीज जो है प्रतीकात्मकता, ये भारतीय चित्रकला की एक प्रमुख विशेषता है, जो सिर्फ प्रतीक के माध्यम से, एक चांद और एक जटा, चांद बना दीजिए और कुछ जटा और वहां से पानी निकाल दीजिए तो आप समझ जाएंगे कि ये किसकी मूर्ति, किसकी चित्र है,
तो भगवान शिव की है। ठीक है, तो ये क्या हो गई, हम चित्र को प्रतीक के माध्यम से भी क्या कर देते हैं, चित्रकार सिर्फ प्रतीक का इस्तेमाल कर, प्रतीक चिन्ह का इस्तेमाल कर देता है और हम समझ जाते हैं कि ये चित्रकार जो है ये बनाना चाहते हैं और चित्रकार ने ये बनाया है। ये बहुत बहुत प्रमुख माने क्या है, एक बड़ी विशेषता है भारतीय चित्रकला की। ठीक है, जैसे आप कभी भी देख लेते हैं ना, दो ऐसे ऐसे करके चश्मा बनाया हुआ है और एक लाठी, तो आप समझ जाते हैं कि गांधी जी का ही फोटो है ये। तो ये क्या है, अब गांधी जी के साथ क्या जुड़ गया है, एक प्रतीक चिन्ह जुड़ गया, लाठी और गोल चश्मा। यही अगर चश्मा क्या है, चौकोर होगा तो आप नहीं समझ पाएंगे। मुरली का चित्र बना दिया, बांसुरी का चित्र बना दिया और एक दो पंख लगा दिए किसके, मोर के, तो आप समझ जाएंगे कि अरे ये तो कृष्ण भगवान का चित्र है। तो ये चीजें भारतीय चित्रकला की एक प्रमुख विशेषता है। ठीक है ना, तो प्रतीकात्मकता अर्थात प्रतीक के रूप में अपने विचारों और मनोभावों को क्या करना, प्रदर्शित करना। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा आप लोग। उसके बाद अगली विशेषता क्या है कि भारतीय चित्रकारों ने चित्र तो बना देंगे लेकिन उसमें अपने नाम नहीं लिखे, तो नाम विहीनता। ठीक है, नाम विहीनता अर्थात चित्रकारों ने अपने चित्र बनाने के साथ अपने नाम का उल्लेख नहीं किया है। यह बात अलग है कि वर्तमान समय के आधुनिक चित्रकार क्या करते हैं, अपने नाम का उल्लेख कर देते हैं, लेकिन प्राचीन काल के जो भी चित्र हैं या मध्यकालीन के जो चित्र हैं उसमें हमको चित्रकारों के नाम देखने को नहीं मिलता। ठीक है, उसके बाद और अंतिम विशेषता पात्र विधान की है। ठीक है, पात्र विधान, यहां पात्र विधान का मतलब क्या है, तो जिस तरह का पात्र है उस तरह उनके वस्त्र भी हैं, खान पान का, रहने का जगह। जैसे अगर गरीब है तो उसकी जो घर बनेगा वो झोपड़ी रहेगी, उसके वस्त्र वैसे ही रहेंगे। ठीक है, आयु के अनुसार वस्त्र का चित्रण। ठीक है, व्यवसाय के अनुसार वेशभूषा। तो ये चीज भारतीय चित्रकारों ने क्या किया है, अपने चित्रों में समाहित किया है। तो पात्र विधान, जिस तरह का पात्र है और पात्र किस प्रकार के व्यवसायों में लगा हुआ है, किस उम्र का व्यवसाय, किस उम्र का पात्र है, उस उम्र के वस्त्र, उस उम्र के उसके व्यवसाय, ये सब चीजों को अत्यंत ही सुंदर ढंग से चित्रित किया है। किसने, तो भारतीय चित्रकारों ने, जो क्या बनी, भारतीय चित्रकला की विशेषता बनी। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने पहला क्या देखा कि चित्रकला किसे कहते हैं और दूसरा भारतीय चित्रकला की विशेषता क्या हो। ठीक है, तो चित्रकला की कौन कौन सी विशेषता, पहले धर्म का प्रभाव है। ठीक है, धर्म के बाद कल्पनाशीलता के बारे में देखा हम लोगों ने कि कल्पना को यथार्थ से ज्यादा महत्व दिया गया है। ठीक है, और ठीक है ना, उसके बाद जैसे कल्पना कैसे किया, ईश्वर को क्या मान लिया, सृष्टि का निर्माता माना, तो वैसे चित्रित किया।
काली मां को देख लीजिए, दुर्गा मां का फोटो बनाया, दुर्गा मां ही सभी मां के अवतार हैं। तो मनुष्य ने कल्पना किया कि हमारी देवी जो है बहुत बहुत क्या है, एकदम खुश हैं, वरदान दे रही हैं। तो बहुत अच्छा हम लोगों ने क्या किया, बहुत सुंदर चित्रण कर दिया मां दुर्गा के रूप में। और हम लोगों ने फिर कल्पना की कि नहीं, मां दुर्गा क्या करती हैं, जो भगवती है यानी कि जो देवी हैं, वो दुष्टों का नाश करती हैं संहारक के रूप में। तो क्या कर दिया, उसी दुर्गा मां का फोटो क्या किया, राक्षस का वध करते हुए बना दिया चित्रकारों ने। या देवी के रूप में काली मां की मूर्ति की क्या कर दी, का चित्र बना दिया, जिसमें वो एकदम क्या है, गुस्से में है और वध कर रही हैं दुष्टों का, उनका माला पहने हुए हैं। तो ये क्या है, कल्पनाशीलता। जैसे भगवान बुद्ध की भी बहुत सारे क्या किए चित्र बनाए गए, ठीक है। और भगवान बुद्ध के जितने चित्र हैं सब में क्या है, कल्पना को बहुत अधिक महत्व दिया गया है। उसके बाद पर्यावरण से क्या है, तारतम्यता देखने को मिलती है। और खास करके जब सौंदर्य का चित्रण किया जाता है, तब उस समय चित्रकार पर्यावरण के विभिन्न पहलुओं का अपने चित्रों में उल्लेख करते हैं। जैसे मृग नयनी, अर्थात मृग जैसी आंखों वाली। तो मृग क्या है, पर्यावरण का एक भाग है, ठीक है। तोते जैसी नाक, तो तोता पर्यावरण का भाग बन गया, ठीक है ना। कदली स्तंभ जैसे पैर, कदली जो होता है उसके स्तंभ जैसे पैर। ये सब चीजें हम लोगों ने कहां से, चित्रकारों ने पर्यावरण से प्रेरणा ग्रहण की और उसे अपने चित्रों में समावेशित किया, उसका समावेशन किया, ठीक है। उसके बाद आदर्शवाद, ठीक है ना। हमने कहा कि जो चित्रण किया है, आदर्श प्रेमी, आदर्श प्रेमिका, आदर्श राजा, यानी कि सब कुछ एक्सट्रीम लेवल पर, यानी कि उससे बड़ा कुछ हो ही नहीं सकता। ऐसा चित्रण किया कि उससे बड़ा कुछ हो ही नहीं सकता। तो आदर्शवाद को यथार्थवाद से ज्यादा महत्व दिया। उसके बाद मुद्राएं, चित्रकला में जो चित्र बनाए गए हैं, चित्रकारों ने जो चित्र बनाए हैं, उसमें मानव के विभिन्न मुद्राओं को, और मुद्रा में क्या होता है, मुद्राओं द्वारा मनुष्य अपने भावों को प्रदर्शित करता है, ठीक है। तो मुद्रा, चित्रकारों ने मुद्रा को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया। और मुद्रा को देखकर हम, किस मुद्रा में चित्र बनाया गया है या चित्र में कौन सी मुद्रा है, उसको देखकर हम क्या कर लेते हैं, यह जान जाते हैं कि चित्रकार के मन में क्या भावना थी और किस भावना के तहत उसने ये चित्र बनाया है। उसके बाद रेखा प्रधान चित्र है। भारतीय जो चित्रकार हैं, रेखाओं को सर्वाधिक महत्व दिया गया है, रेखा चित्र को सर्वाधिक महत्व दिया है। उसके बाद प्रतीकात्मकता, अर्थात प्रतीक के रूप में, जैसे मैंने आपको बताया कि कहीं भी आप, कहीं भी अगर आप गोल चश्मा देख लेते हैं, अगर फोटो बनाया हुआ है गोल चश्मा सिर्फ और एक लाठी, तो आप समझ जाते हैं कि गांधी जी का क्या है, चित्र होगा। चित्रकार गांधी जी का चित्र बनाया है, भले वो चित्र वहां क्या है, अनुपस्थित है। उसी तरह कहीं आप बांसुरी और मोर का पंख देख लेते हो तो समझ लेते हैं कि अरे वाह, ये तो क्या है, चित्रकार कृष्ण की का चित्र बनाने की ओर अग्रसित हो रहा था, ठीक है। नाम विहीनता, ये भारतीय चित्रकला की एक प्रमुख विशेषता है। अब तो वर्तमान समय में छोड़ दिया जाए तो प्राचीन काल के जितने चित्र हैं उसमें कहीं भी आपको चित्रकारों के नाम नहीं मिलते। और अंतिम विशेषता क्या है, पात्र विधान। पात्र विधान का तात्पर्य क्या है कि पात्रों को उनके आयु के अनुसार उनके वस्त्र, ठीक है,
वेशभूषा का चित्रण किया गया। व्यवसाय के अनुसार क्या किया गया? चित्र बनाए गए। अगर किसी पात्र का चित्र बनाना है, अगर वो किसान है तो किसान का चित्र कैसे बनाए? वही हल डाले हुए, धोती फटी हुई, ऊपर शर्ट नहीं, माने ऊपर क्या है, कोई कपड़ा नहीं, नंगे बदन, घर कैसा? तो पुराना। तो ये चीज है पात्र विधान, अर्थात पात्र की जो भी जिसका चित्र बनाया जा रहा है उसकी वास्तविकता को जोड़कर चित्रित किया गया है। यह प्रमुख विशेषता के रूप में देखने को मिलती है। तो ये सब चीजें क्या है? भारतीय चित्रकारी की आपको विशेषता है। ठीक है, अब आते हैं तीसरा कि भारतीय जो चित्रकला है उसका वर्गीकरण करते हैं। ठीक है, चित्रकला का वर्गीकरण। देखिए, भारतीय चित्रकला में को अगर हम वर्गीकरण करें तो उसे हम दो वर्गों में बांटते हैं। ठीक है, एक है आपको भित्ति चित्र, और दूसरा लघु चित्र। ठीक है, देखिए भित्ति चित्र क्या होता है? वह चित्र जो दीवालों पर बनाए जाते हैं, ठोस संरचना पर बनाया जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? आपको भित्ति चित्र कहा जाता है। ठीक है, जो चित्र कहां बनाया गया? आपको बड़े बड़े दीवालों पर, गुफाओं पर, ठोस संरचना पर, कठोर संरचना पर बनाए जाते हैं, वैसे चित्र को भित्ति चित्र कहा जाता है। जैसे अजंता की गुफाओं में, एलोरा की गुफाओं में चित्र बनाए गए। ठीक है, कैलाशनाथ मंदिर में चित्र बनाए गए, तो वैसे चित्र को हम लोग क्या कहेंगे? भित्ति चित्र कहेंगे। ठीक है, याद रखिएगा कि छठी शताब्दी में चालुक्यों द्वारा बादामी में, 7वीं शताब्दी में पल्लवों द्वारा पनमलै में, ठीक है, 9वीं शताब्दी में पांड्यों द्वारा, पांड्य वंश के शासकों द्वारा सित्तनवासल की गुफाओं में। ठीक है, 12वीं शताब्दी में चोलों द्वारा तंजौर में, 16वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य के शासकों द्वारा लेपाक्षी में क्या किए गए? भित्ति चित्र का निर्माण किया गया। तो भित्ति चित्र अर्थात वह चित्र जो कठोर संरचना पर, मुख्य रूप से दीवालों पर, गुफाओं में, मंदिरों के दीवालों पर, छतों पे जो चित्र बनाए जाते हैं, उस चित्र को हम लोग क्या कहते हैं? भित्ति चित्र कहते हैं। ठीक है, दूसरा है लघु चित्र। लघु चित्र कहां बनाए जाते हैं? तो याद रखिएगा, कागज पर, ताड़ के पत्तों पर, कपड़ों, ये सब क्या है? नष्ट प्राय सामग्री है। यानी कि जो चित्र कपड़ों पर, कागज पर, ताड़ के पत्तों पर बनाए जाते हैं, वैसे चित्र को भित्ति चित्र कहा जाता है। सॉरी, वैसे चित्रों को लघु चित्र कहा जाता है। ठीक है, और लघु चित्र के निर्माण की दो शर्तें होती हैं, दो पूर्व शर्त होती है लघु चित्र की। ठीक है, पहली क्या है कि चित्र जो है 25 वर्ग सेंटीमीटर से बड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है, 25 वर्ग इंच से, नॉट सेंटीमीटर, 25 वर्ग इंच से क्या होनी चाहिए?
चित्र का आकार बड़ा नहीं होना चाहिए। और दूसरी विशेषता क्या है कि जिसका हम चित्र बना रहे हैं, हम किसी वस्तु का अगर चित्र बना रहे हैं तो उस वस्तु का 1/6 भाग पर उस वस्तु के को हम मात्र 1/6 भाग पर ही चित्रित करेंगे। ठीक है, मान लिया कि कोई स्टैचू है, कोई चीज है जो 100 मीटर लंबा है, तो इसका जो चित्र बनाएंगे हम उसका 1/6 भाग पर ही बनाएंगे। ठीक है, अगर हम दूसरे शब्दों में कहें कि अगर कोई 12 इंच की क्या है आकृति का निर्माण करना है तो उस आकृति को हम लघु चित्र में मात्र 2 इंच में ही बना देंगे, उससे बड़ा नहीं करेंगे। ये 2 विशेषताएं होती हैं किसकी? लघु चित्र की। एक तो 25 इंच से ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, और दूसरा जिस आकृति को हम चित्रित करने जा रहे हैं उसका चित्र उस आकृति के 1/6 भाग से ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। ये चीजें याद रखनी है। ठीक है, याद रखिएगा कि लघु चित्र शैली का, चित्रकला का विकास पल्लव शासकों के काल में हुआ और मुगल काल में क्या हो गया, यह अपनी चरम पर पहुंचा। और वास्तविक रूप से देखा जाए तो भारतीय शास्त्रीय परंपराओं के अनुसार जो चित्र हैं बनाए जाते हैं वो लघु चित्र ही हैं। ठीक है, यानी कि लघु चित्र जो है वो भारतीय परंपराओं के अनुसार निर्मित चित्र हैं। ठीक है, और समरांग सूत्रधार नामक जो ग्रंथ है, ठीक है, उसमें भी लघु चित्र कला का वर्णन किया गया है। तो ये 2 चीजें याद रखनी है आपको, एक भित्ति चित्र, और भित्ति चित्र में बहुत सारी चीजें होती हैं जो हम लोग पढ़ते जाएंगे। जैसे जैसे हम लोग अजंता में जाएंगे, एलोरा के बारे में जाएंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। अब जैसे क्या है, हम लोग गुफा चित्रकारी के बारे में पढ़ेंगे, तो गुफा चित्रकारी एक तरह से क्या है, भित्ति चित्र ही तो है। गुफा के दीवारों पर बने हैं, कठोर संरचना पर बनाया गया। ठीक है ना, तो भित्ति चित्र और लघु चित्र, ये दो रूप हैं भारतीय चित्रकला के। अब इसमें बहुत सारे चित्र आ जाएंगे, लघु चित्र में आपको बहुत सारे आ जाएंगे, शैलियां आ जाएंगी बनाने की, जिसके बारे में हम लोग अलग से चर्चा करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोगों ने चित्रकला के बारे में पढ़ा कि चित्रकला क्या होती है, दूसरा भारतीय चित्रकला की विशेषता क्या हुई, और तीसरा भारतीय चित्रों का वर्गीकरण कैसे किया जाता है। तो वर्गीकरण भारतीय चित्रों को 2 वर्गों में बांटा जाता है, भित्ति चित्र अर्थात वो चित्र जो कठोर दीवार पर बनाए जाते हैं, और लघु चित्र जो कागज पर, ताड़ के पत्तों पर, कपड़ा पर बनाए जाते हैं, वैसे चित्र को हम लोग लघु चित्र कहते हैं। और इसका विकास 7वीं शताब्दी में पालों के काल में, पाल वंश के शासकों जो आपको बिहार बंगाल में शासन करते थे, इस राजवंश के काल में ही लघु चित्रकला शैली का विकास होता है। मुगल काल तक आते आते अपनी चरम पर पहुंचता है, और आज की जो शैली है वही है, आज की शैली लघु चित्र शैली है। ठीक है, और लघु चित्र शैली जो है इसे भारतीय परंपराओं के अनुसार, ठीक है, इस शैली को भारतीय परंपरा के अनुसार बनाई गई चित्र शैली भी कहा जाता है। और समरांग सूत्रधार
जो ग्रंथ है, इस ग्रंथ में भी किसका वर्णन किया गया है? तो लघु चित्रकला का। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही चर्चा करेंगे। अगले वीडियो में हम लोग विभिन्न प्रकार के जो चित्र हैं, चित्रकला हैं, जैसे हम लोग कहां से स्टार्ट करेंगे? प्रागैतिहासिक काल से स्टार्ट करेंगे, और वहां से क्वेश्चन भी पूछा है कि भीमबेटका के चित्रों के बारे में। ठीक है, उसके बाद अजंता, एलोरा, और उसके बाद विभिन्न शैलियों का हम लोग क्या करेंगे? वर्णन करेंगे। ओके, तो आज की क्लास यही समाप्त होती है। ठीक है, अगले वीडियो में हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से पढ़िए। कोई भी क्वेरी हो आप लोग व्हाट्सएप कर दीजिए, हम लोग उसका क्या करेंगे? समाधान आपको तुरंत भेजेंगे उसका। ठीक है, 5 दिन क्लास होगी, फिर हम लोग क्वेश्चंस देंगे जब टॉपिक खत्म होगा तो, और उसके बाद उस क्वेश्चंस पे डिस्कशन होगा, आपके आंसर्स लिए जाएंगे, प्रॉपर उसकी टेस्टिंग की जाएगी। ठीक है, और कैसे आंसर्स लिखने हैं हम लोग 2-3 चीज करेंगे। सबसे पहले तो जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उनके बारे में, और उसके बाद क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। और टेस्ट देना आवश्यक ही है सभी के लिए। अब टेस्ट क्यों आवश्यक है? तो देखिए, टेस्ट 3 कारणों से आवश्यक होता है। पहला कि कलम और विचार में क्या होना चाहिए? तारतम्यता के लिए। क्योंकि एग्जाम हॉल में क्या होता है, कभी हमारे विचार धीरे से आते हैं, कलम तेजी से चलता है, और कभी विचार बहुत तेजी से विचार धीरे आते हैं, या विचार जल्दी आते हैं, कलम धीरे चलता है, दूसरे में कलम तेजी से चलता है, विचार धीरे धीरे आते हैं। तो इनमें क्या करना? तारतम्यता स्थापित करना। और दूसरा, एग्जाम में हमें 3 घंटे का समय ही मिलता है, और उस 3 घंटे के समय में हमें सिर्फ और सिर्फ रेलेवेंट बातें ही लिखनी है। और तो हमें क्या करना पड़ेगा कि सिर्फ रिलेवेंट बातें ही आए विचार में, उसके लिए हमें प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अनावश्यक बातें बहुत सारी चीजें आती हैं, इसलिए तो होता है अरे एग्जाम में बाहर निकलते, अरे यार ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, मैं भूल ही गया एग्जाम में। तो आपको दूसरा चीज क्या करता है कि ओनली रेलेवेंट थिंग, 3 घंटे के जो समय मिलता है उसमें सिर्फ और सिर्फ आवश्यक बातें ही विचार में आए। इसके लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा? टेस्ट की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और तीसरा चीज क्या है कि फ्रेमिंग ऑफ आंसर, क्योंकि 3 घंटा में ही हमें सारे क्वेश्चंस को फ्रेम भी करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, उसके आंसर्स फ्रेम करने हैं और उसको लिखना है। तो ये 3 चीजें हैं, एक तो कोऑर्डिनेट करना पेन एंड थॉट्स को, दूसरा रेलेवेंट चीजों को विदिन 3 आवर्स हमें उसको लिखना, क्योंकि एग्जाम के समय में इररिलेवेंट चीजें बहुत याद आ जाती हैं, और जो मेन चीज होता है वही भूल जाते हैं, स्किप कर जाते हैं। तो इसको कैसे दूर किया जाएगा? तो टेस्ट के माध्यम से। और तीसरा, आपको बॉडी ऑफ आंसर किस तरह फ्रेम करना है, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आप लोग को टेस्ट भी देते रहना है। चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आगे चर्चा करेंगे। थैंक यू एंड टेक केयर।